हेलो फ्रेंड्स, आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे और हर एक ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, जीव द्रव, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव, क्योंकि जो कोशिका होते हैं उसके अंदर द्रव भरे रहते हैं, ठीक है। और इस द्रव को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव, ठीक है। कोशिका के बाहर एक अर्धपारगम्य झिल्ली जैसा आवरण होता है जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, जो कि किसी विशिष्ट पदार्थ को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये अर्धपारगम्य होता है, ये पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। और जो जीव द्रव होते हैं, जो कोशिका के अंदर अभी द्रव भरा हुआ है और साथ में केंद्रक, इन पूरे समूह को मतलब सम्मिलित रूप से इसको कोशिका द्रव नहीं बल्कि जीव द्रव कहते हैं। सिर्फ द्रव अगर बात की जाए तो कोशिका द्रव, और इसको और केंद्रक द्रव सबको मिला दिया जाए केंद्रक को, तो सबको मिला के जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक में वृद्धि के लिए, कोई नहीं या एक से अधिक। ये ऊतक वाले चैप्टर से ये सवाल है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लंबाई में वृद्धि के लिए। जो ऊतक होते हैं ये तो आपको पता होगा कि दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु ऊतक और पादप ऊतक। तो ये पादप ऊतक का ये सवाल है। पादप ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विभज्योतक और एक होते हैं स्थायी ऊतक, ठीक है। जो विभज्योतक होते हैं, ठीक है, इसके तीन टाइप होते हैं। एक होते हैं शीर्ष विभज्योतक, दूसरा होता है अंतर्वेशी विभज्योतक और तीसरा होता है पार्श्व विभज्योतक, ठीक है। जो आपका शीर्षस्थ विभज्योतक होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक वो आपके पाए जाते हैं रूट के, ठीक है, रूट में, और ऊपर टिप पे पाए जाते हैं, ठीक है। जो तना वाला भाग होता है उसके टिप पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका बेसिकली का क्या काम होता है, ये लंबाई में वृद्धि करती है, ठीक है। ये शीर्ष वाले भागों में पाए जाते हैं, चाहे रूट के शीर्ष हो चाहे ऊपर टिप वाले शीर्ष हो। अंतर्वेशी विभज्योतक जो है यह पौधे की अंतर्वेशियों पर पाया जाता है और ये शाखाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। ये जो होते हैं शाखाओं की लंबाई में वृद्धि करते हैं। और पार्श्व विभज्योतक जो होते हैं, जो पार्श्व विभज्योतक होते हैं वो किसके लिए, ये जड़ तना के किनारे में पाया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा पौधे की तने की मोटाई और गोलाई में वृद्धि होती है। किस किस चीज में, तने की मोटाई और गोलाई में, ठीक है। ये तना है, इसकी जो गोलाई है इसमें वृद्धि होती है, ठीक है। तो मोटाई में वृद्धि कौन करता है, तो पार्श्व विभज्योतक। लंबाई में वृद्धि कौन करता है, शीर्षस्थ विभज्योतक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेंडन का निर्माण होता है। ऑप्शन है श्वेत तंतुमय ऊतक, पीला तंतुमय ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वेत तंतुमय ऊतक, ठीक है। जो हड्डी बॉन्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं बॉन्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हड्डी, यानी बॉन्स लिख देता हूँ, और मसल्स, ठीक है, ये हमने बनाया मसल्स, ठीक है। अब बॉन्स और मसल्स दोनों के बीच का रिलेशन देखिए, जब दो बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं उसे, लिगामेंट। और अगर मसल्स और बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं टेंडन, ठीक है। लिगामेंट किसको कहते हैं, जब दो बॉन्ड्स आपस में जुड़े हो, और टेंडन किसको कहते हैं, जब बॉन्ड और मसल आपस में जुड़े हो। तो जो टेंडन होते हैं वो किससे बने होते हैं, ये श्वेत तंतुमय ऊतक से बने होते हैं। ये भी ऊतक वाले ही चैप्टर से, ये जंतु ऊतक है, ठीक है। और श्वेत तंतुमय ऊतक से बने होते हैं टेंडन। और जो लिगामेंट है फिर वो किससे बने होते हैं, लिगामेंट बने होते हैं पीला तंतुमय ऊतक से, ठीक है। और जो हमारे बॉन्स होते हैं वो कंकाल संयोजी ऊतक से बने होते हैं, ठीक है। ये जो बॉन्स है स्पेशली हम ये जोड़ की अभी बात कर रहे हैं, ये जॉइंट, ठीक है। जो हड्डियों और हड्डियों के बीच जो जॉइंट होता है उसको लिगामेंट, और हड्डी और मसल्स के बीच की जॉइंट को टेंडन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गाय बैल में होने वाले मेड काउ बीमारी या बीएसी का कारण है, ठीक है। ऑप्शन है प्रियन, जीवाणु, विषाणु, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रियन। तो जो गाय में ये बीमारी होती है ना, ये संक्रमण किसके कारण होती है, तो ये प्रियन के कारण होती है, ठीक है। और ये गाय और बैल में होने वाली कॉमन बीमारी है, इसे माउथ रोग भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 1000 वाट, 746 वाट, 500 वाट, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट, ठीक है। एक अश्व शक्ति यानी एक एचपी, एक हॉर्स पावर, ठीक है। जब भी हम बिजली को मापते हैं ना तो एचपी में मापते हैं, अगर किसी बड़े यूनिट की बात करी जाए तो। और एक एचपी में होते हैं 746 वाट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है
ऑप्शन दे रखा है हवा में दबाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, तेजी से गिरने के कारण, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता भी होगा कि पृष्ठ तनाव के कारण। जो पृष्ठ तनाव के कारण होता है ना, जगह वो कम से कम सोचता है कि क्षेत्रफल घेरे, तो इसी वजह से पानी की बूंद इस प्रकार गोल हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। ऑप्शन दे रखा है दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त, कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो दूर संचार में कौन से तरंग का यूज करते हैं, ये सारे ही तरंग दे रखे हैं। ठीक है, जो कि एक अवरक्त तरंग है। अवरक्त तरंग को किसी भी माध्यम की नीड नहीं होती है चलने के लिए, तो किसकी नीड होगी दूर संचार में के लिए? दृश्य तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंग। ठीक है, वैसे तो रेडियो तरंग, जो रेडियो तरंग होते हैं वो भी दूर संचार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर रेडियो तरंग रहे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दीजिएगा। अगर ऑप्शन में एक से अधिक रहे आपके, तो आप अगर सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग दोनों रहे तो आप एक से अधिक भी टिक आउट कर सकते हैं, और अगर दोनों में से कोई एक रहे तो आप लगा सकते हैं, या तो सूक्ष्म तरंग या तो रेडियो तरंग। ठीक है, दोनों। विजिबल लाइट नहीं, दृश्य प्रकाश क्या है? जो 7 तरंग हैं हमारे पृथ्वी पे, जो कि हम जानते हैं वेनी, आह, पीना, ला, वो 7 तरंग क्या है? 7 तरंग वो दृश्य प्रकाश है। ठीक है, और जो अवरक्त तरंग होते हैं, ये अवरक्त तरंग क्या है? ये सूर्य से पृथ्वी तक जो किरणें आती है ना, वो इसी अवरक्त तरंग की वजह से ही आती है। ठीक है, लाइट को गमन करने के लिए अवरक्त तरंग की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे अधिक उष्ण क्षमता वाला है। ऑप्शन है लोहे का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा, जल, कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे अधिक उष्ण क्षमता वाला, तो सबसे अधिक उष्ण क्षमता वाला कौन सा है? तो जल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जल जो होते हैं सबसे अधिक उष्ण क्षमता वाला। देखिएगा, लोहे का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा और जल का टुकड़ा, जल जो है, तीनों को अगर गर्म करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको जल ही गर्म होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है एवोगाड्रो, डाल्टन, गैलुसाक, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन, क्योंकि डाल्टन ने ही परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, परमाणु एक छोटे कण होते हैं। ठीक है, और जो गैलुसाक होते हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गैस लॉ दिया था। ठीक है, गैस के नियम दिए थे, गैस लॉ। ठीक है, गैलुसाक के अनुसार बताया था कि जो प्रेशर होते हैं, यानी पी समानुपाती होते हैं टी, यानी ताप के समानुपाती होते हैं। अगर आयतन कॉमन हो, अगर आयतन कॉमन हो तो जो प्रेशर है वो ताप के समानुपाती होते हैं। जो एवोगाड्रो है, ठीक है, एवोगाड्रो ने क्या किया था? उसने एक नियम दिया था कि जो समान ताप रहे या समान दाब रहे तो उसमें समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है, ऐसा बताया था आपके एवोगाड्रो साहब ने। एवोगाड्रो की संख्या भी है, इसके अनुसार पता है क्या कौन इक्वेशन निकलता है? कि जो आयतन होते हैं वो कणों के समानुपाती होते हैं। ठीक है, इसी के अनुसार ना वो 22.4 लीटर वाली बातें निकल के आई थी। ठीक है, और एवोगाड्रो संख्या भी है। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या कितनी है? एवोगाड्रो संख्या आपकी दे रखी है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 6 पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, 6.022। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 2 और 0, कोई नहीं या एक से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि जो ग्रुप नंबर 18 के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस। ठीक है, और ये सभी उत्कृष्ट गैस किस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसी वजह से जो होते हैं इसकी संयोजकता शून्य हो जाती है। संयोजकता क्या होती है? पता है संयोजकता क्या होती है? किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, उसी को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग संयोजकता निकाल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होती है? अगर आपको किसी का संयोजकता निकालना है, ठीक है, तो आप 1 से लेकर, अगर किसी के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो संयोजकता भी उतनी ही हो जाएगी, 1, 2, 3, 4। अगर 4 से अधिक आ जा रहे हैं, ठीक है, किसी का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो और उसके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो 8 है, 8 में माइनस कर दोगे जितना आया। अगर 5 आया तो 8 में -5 कर दोगे। अगर किसी के बाहरी कक्षा में 6 आया तो 6 कर दोगे, 7 आया तो -7 कर दोगे। ठीक है, कोई एक चीज, जो चीज आया माइनस कर दोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे कि क्या नियोन का 10 होता है, तो 2 और 8, तो बाहरी कक्षा में कितने हैं? 8। अब संयोजकता निकालनी है तो 8 - 8 कर दिए, बराबर कितना हो गया? 0। तो कोई भी संयोजकता है इसकी नहीं, उत्कृष्ट गैस की कोई भी संयोजकता नहीं है, इसीलिए इसकी संयोजकता
कितनी है 0। और ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट है ना, सबकी आप करोगे ना तो सबका 0 ही आएगा, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना स्ट्रक्ट पूरा किए हुए हैं। ठीक है, कोई भी अधूरा नहीं है। अधूरा नहीं है मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। और इसी तरह की एमसीक्यू अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मंडे टू सैटरडे आप एमसीक्यू का डिस्कशन कर सकते हैं इस चैनल पे।